जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। चैप्टर नंबर 3 में शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हमने पढ़ना है। तो ख़वातीन हज़रात, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ये दो अल्फाज का इंटरप्रिट करना कहलाता है, रिलेट करना कहलाता है, एक दूसरे के ऊपर इतलाक या मुंसलिक करना कहलाता है। मसलन अब सुनिएगा, मैं जैसे इसको लिखता हूं, पहला है वर्ड काइनेटिक। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में जरा सुनिएगा। काइनेटिक वर्ड काइनेटिक एनर्जी से निकला है और टेम्परेचर आपको पता है टेम्परेचर ये। इसका मतलब है कि क्वेश्चन असल में ये है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में एक दूसरे के साथ क्या असर और रसूख है, क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। सही हो गया। तो हमने टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को फाइंड करना है, इसलिए हम लोग यहां पे एक डेरिवेशन करेंगे जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के रिलेशन को फाइंड करेगी। अब सुनिएगा, हम कहते हैं इन गैस molecules of the gas collide with each other and with the walls of container and exert pressure on walls। और ये क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। अब उस प्रेशर से याद आया, फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन हम उस प्रेशर के रिलेशन को किस तरह आगे लेकर चल सकते हैं वो जरा सुनिएगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन के मुताबिक PV is equal to 1/3 mc स्क्वायर बार होता है। क्योंकि ये प्रेशर का रिलेशन है तो इसलिए हमने वो जो प्रेशर है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन वो ये हो गया। लेट दिस इक्वेशन इज नंबर 1। दिस इक्वेशन इज नंबर 1। क्लियर? मैं इसे डिराइव करना चाहता हूं क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का पता है, वो हाफ mv स्क्वायर या हाफ mnv स्क्वायर c स्क्वायर बार होती है। 1/2 का चक्कर लगाना है, तो इसलिए मैं कहता हूं by multiplying and dividing right hand side of इक्वेशन बाय 2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमें। ओके, कर लेते हैं। मैंने क्या किया जी, तो पीवी का पीवी रहा, 1/3 का 1/3 की रहा, mn c स्क्वायर बार का mn c स्क्वायर बार ही हमने रखा। अब सुनिए, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पे डिवाइड किया, आपको पता है 2 3 are 6, 3 2 are 6, बात तो एक ही होती है ना। मैं इसे क्रॉस एक्सचेंज भी कर सकता हूं। ओके, आई विल डू इट। तो मैं यहां पे यूं कहूं कि ये बन गया, इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं, PV is equal to 2/3 into 1/2 m n c स्क्वायर बार। m n
सी स्क्वायर बार। अब अगली बात सुनिए जरा, अब यहाँ पे जो n है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो मैटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी की, और मैक्सवेल ने मैं समझाया था काइनेटिक एनर्जी आप एवरेज लेते हो, औसतन कैलकुलेट करते हो, आप कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर सकते, उससे सम वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट। तो जब आप एवरेज लोगे तो एवरेज एक मॉलिक्यूल की भी वही होगी, सब मॉलिक्यूल का भी आंसर वही आएगा, इसलिए यहाँ पे n लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम n को भी एक तरफ ले जाते हैं, n को भी एक तरफ ले जाते हैं ताकि हमारा रिलेशन काइनेटिक एनर्जी की तरफ जा सके। तो मैं इसे यूं लिख दूं, PV इक्वल टू 2/3 n साइड पे आ गया, और साथ में 1/2 mc स्क्वायर बार आ गया। अब जरा ध्यान से, ये वाला रिलेशन इसे हम लोग कह देते हैं दैट दिस इक्वेशन इज नंबर 2। अब ये इक्वेशन हम लोग काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से करते हैं, क्योंकि इसमें दो अल्फाज का हमने इंडक्शन करना है, एक टेम्परेचर को इंड्यूस करना है, एक काइनेटिक एनर्जी को इंड्यूस करना है। तो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी को इंड्यूस करने की कोशिश में लगा हुआ। तो सुनिएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस per molecule will be equal to, अब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल किसके बराबर होगी वो हमने देख लेना है, ताकि हमें ये पता चल जाए। पहली बात, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ये ट्रांसलेशनल होगी, ठीक है। पर मॉलिक्यूल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस वजह से कि यहाँ पे हमने एवरेज ली हुई है, एवरेज एक ही मॉलिक्यूल की कहते हैं हम लोग, क्योंकि सबकी एवरेज एक ही होती है, तो एक की बल्कि हर किसी की वही होगी, इसलिए हम लोग एवरेज कहेंगे। तो जब एवरेज कहेंगे तो जाहिर बात है पर मॉलिक्यूल का मतलब ये भी ठहरता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्योंकि पर मॉलिक्यूल का मतलब वन मॉलिक्यूल, हर एक एक मॉलिक्यूल का। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन यहाँ पे आपको ये मिलेगी, ई के एनर्जी ऑफ काइनेटिक्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ई पी लिखे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, के लिख ले वो भी ठीक है, 1/2 mc स्क्वायर बार। वैसे होता है ना 1/2 mv स्क्वायर, वो v स्क्वायर की बजाय आपको पता है क्या आना है, c स्क्वायर बार आना है। वो c स्क्वायर बार क्योंकि वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए मुख्तस है। अब लेट्स सपोज दैट इसे मैं इक्वेशन नंबर कहता हूं 3। अब बताइएगा, ये जो 1/2 mc स्क्वायर बार ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 mc स्क्वायर बार, इक्वेशन नंबर किसमें मौजूद है, 2 में मौजूद है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर ये मौजूद है तो हम लोग ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 2 अपना 3 वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 2 में पुट कर देते हैं। तो हम कहते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो देखिएगा क्या बनेगा। ये वाली इक्वेशन है PV इक्वल टू 2/3n, और साथ में ये हाफ mc स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा देना है, ई के या के ई, जो मर्जी लिख लें, दोनों ही चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है जो पहला एलिमेंट है काइनेटिक एनर्जी वाला, वो यहाँ पे क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। इक्वेशन नंबर इसे 4 कहते हैं। अब बात बड़ी मजे की है, क्या इसमें जो बात मजे की है वो जरा सुनिएगा। यहां पे PV लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू 2/3n और E के। अब यहाँ पे टेम्परेचर का लफ्ज तो अभी भी नहीं आया, काइनेटिक एनर्जी का लाना था वो आ चुका है, सही है, टेम्परेचर नहीं आया। पर आपने सुना हुआ है, जनरल गैस इक्वेशन को पढ़ा हुआ है, PV इज इक्वल टू nRT के नाम से जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT के नाम से जानते हैं, P प्रेशर, V वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। तो वहां पे PV है और जो N है वो कुछ भी हो सकता है, इधर
इधर ये वाला n नंबर ऑफ पार्टिकल, ये भी कुछ हो सकते हैं। अगर इनको कंपेयर करना है तो जब दो इक्वेशंस को कंपेयर करना हो तो उनकी क्वांटिटीज वगैरह कांस्टेंट करनी पड़ती हैं गैस की। मसलन वी हैव टू डू 1 मोल ऑफ गैस, उधर भी ले इधर भी ले, तब जाके इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये 10 मोल के लिए हो, ये 1 मोल के लिए हो, वो भी पीवी इक्वल टू फ्लॉ है वो ये, तो इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। तो हम कहते हैं उसको टेम्परेचर को लाने के लिए हम यहां पे इसे मोलर में कन्वर्ट करें। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर गैस का 1 मोल हो, n इज इक्वल टू 1 हो, तो मुझे बताएं n इज इक्वल टू Na होगा कि नहीं होगा? n इज इक्वल टू Na होना बनता है कि नहीं बनता? तो इसका मतलब आप अब Na नहीं लिखेंगे, अकेला n नहीं लिखेंगे कैपिटल, Na लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर। सो दिस इक्वेशन विल टर्न इनटू मोलर इक्वेशन व्हिच इज 2/3 NaEK। ठीक है, लेट्स सपोज दैट दिस इज नंबर 5। अब हमें पता है यहाँ पे पीवी और ये मोलर इक्वेशन बन गई। अब जनरल गैस इक्वेशन कर लेते हैं। जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस विल बी, वो भी हमने 1 मोल के लिए लेनी है। क्या मतलब? देखो वो आप करते हैं ना, पीवी इक्वल टू किसके होता है? nRT, और ये क्या बनेगा? पीवी इक्वल टू RT, क्योंकि n क्या है? 1 है, n क्या है? 1 है। ठीक है, तो लेट्स से दैट मैं इसे इक्वेशन नंबर क्या कह लेता हूं? 6। इक्वेशन नंबर 6 कहला दी और ये इक्वेशन नंबर 5 कहला दी। ये भी 1 मोल के लिए, ये भी 1 मोल के लिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो हम जिसके बराबर हो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 5 and 6 वी है। पांचवी और छठी इक्वेशन को हमने कंपेयर किया और हमें क्या मिला? क्या मिलता है वो भी देख लें। ये इसकी जगह ये RT लिख लेंगे। RT इज इक्वल टू 2/3 NaEK। लो भाई, मुबारक हो। क्या मुबारक हो कि यहां पे कौन सा वर्ड आ चुका है? P का। ठीक है, पहले हम लोग कह रहे थे कि लफ्ज किसका है? काइनेटिक एनर्जी का, और फिर लफ्ज किसका है? T का। तो पहले स्टेप में हमने किसका वर्ड इंड्यूस करवाया है? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का जैसे ही वर्ड इंड्यूस हो गया, उसके बाद साथ ही हमने किसका निकाल दिया? टेम्परेचर का भी निकाल दिया। तो अब इसके साथ हमारे पास टेम्परेचर का वर्ड भी ऐड हो चुका है। दैट्स गुड। अच्छा, अब मैंने काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इधर है, मैंने बाकी हर चीज को उधर ले गए। तो दिस इक्वेशन विल चेंजेस फ्रॉम द कंडीशन ऑफ E के इधर रहा, ये सारा इधर चला गया, 3RT/2Na, 3RT/2Na। अब ये जो इक्वेशन फाइनल बनी है, ये जो इक्वेशन फाइनल हमारे पास बनी है, हमारे सामने आई है, तो यहां पे जरा बात समझने वाली है, वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन बनता गया है, देखो ना, ये R कांस्टेंट, Na कांस्टेंट, 2 और 3 ये सारा कुछ कांस्टेंट। इसका मतलब ये तो हर किसी को पता है ना कि यहां से सिर्फ एक ही रिलेशन बन सकता है, वो क्या है कि EK यानी कि काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ काइनेटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। और टेम्परेचर आया है जनरल गैस इक्वेशन से। जनरल गैस इक्वेशन से टेम्परेचर चार्ल्स लॉ से आता है, और चार्ल्स लॉ से जो टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो ये थी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करना। अब यहां से हमने अब डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की डिफरेंट चीजें हमने इससे आगे लेकर चल रही है।
इसकी डेरिवेशन के बाद इसके रिलेशन से चंद चीजें हमने अखज करनी है और डेफिनेशंस करनी है और आपको बतानी है। जैसे कि यहां से हमें पता चला कि टेम्परेचर का डायरेक्ट लेना देने किसके साथ होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो देखिएगा इधर से हम जो है ना वो रिलेशन ये निकाल रहे हैं, क्या रिलेशन निकाल रहे हैं, हेंस we can say that kinetic energy, या बेहतर है कि आप उसे एवरेज कहें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल is directly proportional to the absolute temperature। ठीक है, यानी कि हमें यहां से ये कंफर्म हो गया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि अकेली काइनेटिक एनर्जी तो होती नहीं है, ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल की अलग अलग तो हम कर नहीं सकते, एवरेज ही करते हैं ना, तो इसलिए वो टेम्परेचर की क्या हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। यहां से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। एक, ये जो काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड में अलग से होती है, मतलब डिफरेंट होती है, क्योंकि सॉलिड में वाइब्रेशनल होती है, और लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल तो ट्रांसलेशनल भी करते हैं। इसलिए लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल की जब बात होगी तो ये टर्म और हो जाएगी, सॉलिड की बात होगी तो और हो जाएगी। तो हम लोग यहां पे टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? हमें पता चल गया है कि टेम्परेचर का आंकड़ा किसके साथ जाके अटका हुआ है, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर टेम्परेचर को हमने डिफाइन करना है तो पहले गैस या लिक्विड को लाएं, ठीक है, उस लिहाज से टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं तो सुनिएगा। हम कहते हैं टेम्परेचर इज द measure of average translational kinetic energy of molecules। क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर होते हैं, यानी कि लिक्विड के थोड़े से एक दूसरे के पास होते हैं लेकिन दे कैन फ्लो, दे कैन मूव, इस वजह से उन्हें हम कहते हैं ट्रांसलेशनल। जब भी किसी चीज को गैस को हीट करते हैं उसके मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तभी तो वो गैस के अंदर जोर जोर से टक्कर मारते हैं, प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, वो उनके चक्कर पड़े हुए गर्मी में टायर ब्लास्ट कर जाते हैं, वजह यही होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, हीट अप होता है टायर और गैस का वॉल्यूम बढ़ना चाहता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को दूर दूर भगाने की कोशिश करते हैं, जब दूर दूर भगाने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे से दूर जाने के लिए टक्कर ही मारेंगे ना, ठीक है, तो इसलिए उनकी एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक जगह से दूसरी तरफ जाने वाली एनर्जी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर सॉलिड हो, ये तो है ना लिक्विड के लिए, और अगर सॉलिड हो तो हम कहते हैं टेम्परेचर is the measure of average vibrational काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स को अल्टीमेटली होगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर सॉलिड की बात हो रही है तो फिर कौन सी बात हो रही है जी? वाइब्रेशन की। किसकी बात हो रही है? वाइब्रेशन की। तो इस तरह टेम्परेचर को हम इजीली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें टेम्परेचर की बात समझ आ गई। अब एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, वो कैसे होता है?
अब वो भी हमें काइनेटिक एनर्जी के आइडिया से, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो क्या है बंदा सुनिएगा, उसे हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो। उसे क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, हीट जो फ्लो होती है उसका क्या तरीका है, वारदात है, किस तरह वो फ्लो होती है, क्योंकि हमें टेम्परेचर का जो पता चल गया है तो टेम्परेचर से हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ मैटर, it get hot due to increase of kinetic energy of molecules। उस जगह के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बाय विच उसके बाद क्या होता है, दे कोलाइड विद the molecules of colder region and transfer their kinetic energy after which heat start flowing from hotter to colder region। ठीक है, up to that point when average kinetic energy of all the body becomes same। मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। यहां पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी आपने नोट फरमा लेना है कि वाई वन एंड ऑफ मेटल या वन एंड ऑफ अ सब्सटेंस गेट हॉट व्हेन अदर एंड इज हीटेड। दोबारा से, वाई वन एंड ऑफ अ सब्सटेंस या मेटल, एक रॉड या स्पोन या जो भी आप कह लें, गेट हॉट व्हेन अदर एंड इज हीटेड, कि दूसरे एंड को हम गर्म करते हैं, पहले एंड क्यों गर्म हो गया, तो हमने कह दिया कि जब हम उसे हीट करते हैं तो असल में आप उसकी क्या कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो वाइब्रेशन ज्यादा करेगी, जब वाइब्रेशन ज्यादा करेगी तो वो साथ वाले मॉलिक्यूल को टकराएगी, जैसे ही वो साथ वाले मॉलिक्यूल को टकराएगी वो अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देगी। जब अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर करेगी तो जाहिर सी बात है अगले की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब अगले की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम कहेंगे उसका क्या बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। मसलन मैं कहता हूं मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इस तरह सॉलिड के समझ लें, जिस तरह भी समझ लें, दे आर वाइब्रेटिंग। ठीक है, ये इधर से मैंने इसे टेम्परेचर दिया है, जब मैंने इसे टेम्परेचर दिया है तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेट फ्रीक्वेंसी, मतलब ज्यादा और इसकी वाइब्रेशन हो रही है क्योंकि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ये जोर से इसे टकराएगा, जाहिर बात है इसमें साथ वाले को टकराना है ना, जब इसे टकराएगा इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ये इसे टकराएगा, ये इसे टकराएगा, तो एनर्जी जो है वो इधर से आगे जाती जाती किधर चली जाएगी, एंड तक चली जाएगी। और कब तक जाएगी, जब तक दोनों की एनर्जी सेम ना हो जाए, दोनों का हम लोग कह लें कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए या दोनों की एनर्जी सेम ना हो जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये क्या करेगा, कोलाइड, तो हम कहते हैं बाय विच मींस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय कोलिजन। ठीक है, तो कोल्डर रीजन
हॉटर से कोल्डर रीजन की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी। जब ट्रांसफर होगी तो ये वाला कब तक फ्लोइंग जारी रहना है, जब तक सेम ना हो जाए क्या चीज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब तक क्या ना सेम हो जाए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूरे रीजन की सेम ना हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज अपना मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, अब यहां से जब हमें काइनेटिक एनर्जी का पता चला है तो हमने एक वो एब्सोल्यूट जीरो पढ़ा था, वो भी टेम्परेचर के बेस पे था ना, तो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट व्हिच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम इक्वल टू जीरो, वो वाला। तो अगर टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो चलो टेम्परेचर का जरा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर वो जो हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट जीरो में, तो एब्सोल्यूट जीरो के हिसाब से जरा टेम्परेचर को चेक करो कि उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या थी। तो इस तरह एब्सोल्यूट जीरो की एक नई इन्वेंशन हो जाती है डेफिनेशन की। तो यहां से नेक्स्ट जो टर्म पढ़नी है वो क्या है, इसमें एब्सोल्यूट जीरो है। ठीक है जी, एब्सोल्यूट जीरो के अंदर जरा सुनिएगा, वो हम देखते हैं, हम कहते हैं हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच molecular motion sees or average kinetic energy become equal to zero, which is impossible। ऐसा करना हमारी लाइफ में तो मुमकिन नहीं है। क्यों, हमने कहा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन शक्ल टू अदर शक्ल। तो इसका मतलब है ये वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। हाइपोथेटिकल का मतलब है फर्जी, सोचा हुआ, फर्ज किया हुआ। ठीक है, फर्ज किया हुआ टेम्परेचर है, क्योंकि हम रियल में तो कर ही नहीं सकते, जिसमें मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो रहा है, सीज। सीज का मतलब है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, जीरो। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है? Can we destroy energy? No, neither we can destroy matter, nor we can destroy energy, nor we can create energy, but it can be transformed from one form to other form। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो होगी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रुक जाएगी। आप चैप्टर नंबर 5 में जाके इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से ही तो सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं, उसकी स्पिन काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो सारी बॉन्डिंग और हर चीज नेचर में जुड़ी हुई है। तो अगर वही खत्म हो गई तो हर सारी मैटर की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ मुमकिन था वो हमने किया है। however the lowest attempt of temperature made on सुपरकंडक्टर्स, ये एब्सोल्यूट जीरो वाला चक्कर नहीं है, ये वैसे ही लोएस्ट टेम्परेचर जो हमने किया है इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ केल्विन। कितनी लोएस्ट अटेम्प्ट की है, 10⁻⁻⁵ केल्विन की है। और एक बात याद रहे, ये जो 10⁻⁻⁵ है, ठीक है, इसे हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 0 उसके बाद 1। ठीक है, ये इधर क्या है ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों तो इक्वल है? क्या ये बहुत बड़ा है ना, किससे, 0 केल्विन से? अक्सर ये बात ही नहीं समझ पाते बच्चे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 10⁻⁻⁵ केल्विन इज टू मच ग्रेटर देन 0 केल्विन। 0 का मतलब है नथिंग। 0 का मतलब क्या है, नथिंग। नथिंग का मतलब है हर चीज ही खत्म, और हर चीज खत्म हम सिर्फ ख्वाबों में कर सकते हैं, ख्यालों में कर सकते हैं, हकीकत में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। साथ ही हमने कह दिया विच इज इम्पॉसिबल। क्लियर? तो यहां से हमें पता चला
कि ये जो 10⁻⁵ केल्विन है ये 0 केल्विन से बहुत बड़ा है। क्यों 10⁵ केल्विन का मतलब पहले तो ये 10 है, तो 10 वो 0 से बड़ा है कि नहीं? अच्छा 10 भी नहीं समझ आई, -5 का 0.00001, ये देखो 0.0001, 0 तो नहीं है ना, पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ तो हिस्सा है ना, बेशक बहुत कम है लेकिन है जरूर, बेशक बहुत कम है लेकिन है जरूर। तो इसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के मुताबिक एब्सोल्यूट जीरो क्या था, उसकी डेरिवेशन में उसके मुताबिक क्या क्या चीजें हमें कही गई थी। ठीक है जी, तो जरा देख लीजिएगा लास्ट में कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैं वो लिख देता हूं सीरीज वाइज, ताकि आप लोगों को आखिरी टॉपिक के साथ ये भी इजाफा हो जाए। पहला बॉयल्स लॉ और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, दूसरा जनरल गैस इक्वेशन और उसके कांस्टेंट्स, ठीक है, और उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और उसकी एप्लीकेशन, और उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उसकी डेरिवेशन ऑफ लॉज, सारे गैस लॉज को डिराइव करना, और आखिर पे हमारे पास है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। जो अपना प्लाज्मा है वो आज तक तो नहीं आया, लॉन्ग बहुत कम आता है, चांसेस होते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन के। प्लाज्मा भी आता है और एब्सोल्यूट जीरो भी आता है, लेकिन वो कम आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVIMP क्लास के लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी जो 6th और 7th लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक एब्सोल्यूट जीरो वाला कर लें, ठीक है, और एक आप लोग क्या कर लें, क्या नाम से बोलते हैं, एंड वाला प्लाज्मा वाला। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से कई लॉन्ग क्वेश्चन एक्सक्लूड कर दिए गए हैं ना, जैसे वो नॉन आइडियल बिहेवियर है, वन टू वन इक्वेशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, वो निकाल दिए गए। इसका मतलब उनकी इंपॉर्टेंस की जगह इन्होंने ले ली है। सही है, जो आपके रह गए सही है। तो यहां तक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 3 को टाटा बाय बाय हमने कर दिया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप पूछिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।